Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। क्या करना है आप लोगों को, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करोगे वो जाकर एक चैनल पर ओपन हो जाएगा और उस चैनल पर नीचे की साइड ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। देखो ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, वहां पे आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कवरिंग में है और साथ ही साथ बहुत सारे सोर्सेस ने इसको कवर किया है। यहाँ पर बात करी जा रही है LCA तेजस के बारे में। तेजस हमारा एक एयरक्राफ्ट है। इसको हम लोग, आप कह सकते हो, इसको यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है। इसको हम लोग परचेज कर रहे हैं और काफ़ी एक अच्छी अमाउंट पे करके इसको परचेज करा जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। नाउ बात करते हैं यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा कितने, 73 LCA तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट। ठीक है, इससे पहले हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है वो है MK, ठीक है, MK-1, और ये जो नया वेरिएंट है ये है MK-1A, इसके आगे A भी लगा हुआ है। तो ये MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको हम लोग परचेज कर रहे हैं। ये 73 एयरक्राफ्ट्स हैं, साथ ही साथ इसमें 10 और एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि बिल्कुल सेम है। MK-1 तो हैं लेकिन यहाँ पर ट्रेनर हैं, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं। आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो 10 तेजस एयरक्राफ्ट हैं ये ओनली MK-1 है, और ये जो हमने अलग से 73 परचेज करे हैं वो MK-1A भी है, साथ में इसके A भी लगा हुआ है। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये दो अलग अलग एयरक्राफ्ट हम परचेज कर रहे हैं। कितने कॉस्ट लग रही है इसके लिए, 45,696 करोड़ रुपीस पे हम लोग इसको परचेज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें और एडिशनल चार्जेस हैं जो कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, और वो कॉस्ट लग रही है 1202 करोड़ रुपीस की। ओके, नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये जो LCA है इसकी फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये MK-1A वेरिएंट है जिसको हमने खुद ही डिज़ाइन किया है, खुद ही डेवलप करा है, और हम लोग खुद ही इसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। और ये 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के साथ ढेर सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं जैसे कि एसा की फुल फॉर्म है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे। दूसरी चीज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, BVR मिसाइल भी है। तो गाइज यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के अंदर यहाँ पे एक मिसाइल भी लग सकती है, ये जो जैसा आप लोग देख रहे हो एक मिसाइल भी फिट हो सकती है इसके अंदर। वो कौन सी मिसाइल है, BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है। और गाइज यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये BVR मिसाइल है ये भी एक एयर टू एयर मिसाइल है। आपसे अगर क्वेश्चन बने ये BVR मिसाइल कौन सी है, क्या सरफेस टू एयर है, मना कर देना, आपको कहना है ये एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे गाइस, और थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। जो ये आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट्स हैं ये इंडियन इंडिजीनियसली डिज़ाइन, यानी इंडियन ने, यहाँ पे भारतीय ने खुद इसको बनाया है, खुद ही इसको डेवलप करा है, खुद ही इसको मैन्युफैक्चर करा है। लेकिन अगर हम बात करें हमारा खुद का इसमें 50% कंटेंट है, अगर हम कुछ और चीज़ें एडिशन कर दे तो 60% तक हमने खुद ही इसको डेवलप करा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय इंडियन एयरफोर्स। नाउ अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के लिए इस एयरक्राफ्ट को तैयार कर दिया गया है। फिर से मैं आपको एक बार इस एयरक्राफ्ट की पिक्चर दिखा देता हूँ, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि जो आज का थंबनेल है वो भी इसी के ऊपर बनाया गया है। ओके, ना उसके बाद बढ़ते हैं, आते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ। सेकेंड आर्टिकल के ऊपर मकर संक्रांति के बारे में बात करी गई। कल 14 जनवरी थी मकर संक्रांति, और उसी के बारे में बात करी जा रही है कि जो 14 जनवरी है उसमें इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं अलग अलग नाम से, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने लोगों को आप कह सकते हो बधाइयां दी फेस्टिवल की। कौन कौन से फेस्टिवल? लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण, पौष पर्वन। तो ये सारे जो है त्योहार थे कल ही के दिन। जो ये फेस्टिवल्स हैं सब सेलिब्रेट करे जाते हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन बिल्कुल सिमिलर डे पे। तो यहाँ पे हम आपको ये पिक्चर दिखेगा मैप, और इस मैप में अलग अलग जगहों के नाम भी देखने को मिलेगा, और अलग अलग जगहों पर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं 14 जनवरी को, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलो मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। जम्मू और कश्मीर में एक जो है फेस्टिवल मनाया जाता है 14 जनवरी को, वो है शिशुर संक्रांत। ठीक है, उसके बाद बिहार में मनाया जाता है मकर संक्रांत, और आसम यानी नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज में मनाया जाता है माघ बिहू। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी मनाई जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति मनाई जाती है। ओडिशा में मकर संक्रांति, पेड़ा पांड्यू में आंध्र प्रदेश में पेड़ा पांड्यू मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, केरला में मकर विलक्कू, कर्नाटका में मकर संक्रमा, और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति। उत्तरायण में गुजरात और राजस्थान और गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में माघी और लोहरी मनाई जाती है। तो ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि कल ही के दिन सेलिब्रेट करे जाते हैं। अगर हम बात करें मेनली मकर संक्रांति की, तो क्योंकि बेसिकली जो कल का दिन था वो बेसिकली जाना जाता है मकर संक्रांति के नाम से। तो ये जो मकर संक्रांति है ये एक त्यौहार है हिंदूज का, हिंदू कैलेंडर में है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सूर्य देवता हैं जिन्हें हम लोग सन कहते हैं, ठीक है, तो सूर्य देवता को एक तरीके से रेफर करा जाता है इस फेस्टिवल पर। नाउ अगर हम बात करें कब मनाया जाता है, तो ये जो मकर संक्रांति है ये ऑब्जर्व करी जाती है अकॉर्डिंग टू दी सोलर साइकिल, एंड जो इसकी डेट है वो 14 जनवरी होती है, या फिर 14 जनवरी से पहले भी हो जाता है और बाद में भी 14 जनवरी से देखने को मिलता है। नाउ अगर हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो क्या क्या होता है इस दिन, तो अगर हम बात करें तो जो सन है वो कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ता है, यानी मकर की तरफ बढ़ता है, कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ता है। ये इसका पहला पहचान है, मकर संक्रांति शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मकर संक्रांति के बाद से क्या होता है, जो सर्दी होती है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। ठीक है, साथ ही साथ जो लंबे लंबे दिन होते हैं वो आने लगते हैं, लॉन्गर डेज, क्योंकि गर्मियों में पड़ते हैं तो लंबे दिन आने शुरू हो जाते हैं, सर्दियां कम होने लगती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इनऑस्पिशियस आप कह सकते हो अशुभ सा टाइम चल रहा होता है जिसे हम लोग पौष का महीना कहते हैं, तो वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो एक खर्राटेदार ठंड पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा ठंड सी लगती है, तो एक आप कह सकते हो चिलिंग ठंड जो बेसिकली होती है कि हाँ भाई एक ज़बरदस्त ठंड पड़ी थी, तो वो ठंड जो है वो ख़त्म होने लगती है। ठीक है, मकर संक्रांति के बाद। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स वगैरह खुश हैं, क्योंकि ये मकर संक्रांति के बाद जो ये महीना होता है ये फसल कटाई का होता है, तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी इसको माना जाता है। नाउ कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से फेस्टिवल मनाया जाता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, हम लोगों ने अभी इसके बारे में देख लिया है टोटल। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, इट गोज बाय स्टैंडर्ड ऑल इंडिया नेम। यहाँ पे मकर संक्रांति जो है ओडिशा के अंदर मनाई जाती है, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन में ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का तीसरा आर्टिकल, और बात करी जा रही है मील वॉर्म्स की। ठीक है, ये मील वॉर्म है और इसे यूरोप में जल्दी इस्तेमाल करने वाले हैं खाने के साथ। ठीक है, जैसे पास्ता में, डिनर डिशेस में, कुकीज़ में, इन सब में इस्तेमाल करके खाना चालू करेंगे जल्दी ही इन मील वॉर्म्स को। तो मील वॉर्म्स के बारे में डिस्कस करा गया है। तो मील वॉर्म्स मे सून फाइंड देयर वे इनटू यूरोप पास्ता, यूरोप के पास्ता में, बॉल में। ठीक है, साथ ही साथ डिनर डिशेस में ये देखने को मिलने वाला है हमें मील वॉर्म, और ये पहला इंसेक्ट होने वाला है जो कि ह्यूमन फूड में आप कह सकते हो यूरोप के अंदर ह्यूमन फूड की तौर पे खाया जाने वाला है। ठीक है, ये पहला इंसेक्ट है मील वॉर्म। नाउ बात करें, मील वॉर्म एक लार्वल फॉर्म है, और आपको जो याद रखना है वो ये है कौन सी प्रजाति का है ये मील वॉर्म, वो है डार्कलिंग बीटल प्रजाति से पाया जाता है। दूसरी चीज, इसका पूरा जो प्रोसीजर है मील वॉर्म का वो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह है। बटरफ्लाई में पहले एक एग होता है, अंडा सा होता है, फिर वो लार्वा बनता है, फिर प्यूपा होता है, फिर प्यूपा फूट कर वो नीचे अंदर से एडल्ट बन जाता है। ठीक है, सॉरी, प्यूपा हो जाता है, प्यूपा के बाद जो है एडल्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से मील वॉर्म भी होता है हमारा। मील वॉर्म पहले अंडे से निकलता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर उसके बाद एडल्ट में बदल जाता है। बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह प्रोसीजर है इसका।
नाउ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ये डिसीजन है ये लिया गया यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी के द्वारा, और इसने बताया कि जो ये मील वॉर्म्स हैं इसको जल्द ही इस्तेमाल करा जाएगा एज अ होल या फिर ड्राइड इन करीज में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ रेसिपी की तरह इस्तेमाल करेंगे, बिस्किट पास्ता ब्रेड वगैरह में भी इस्तेमाल करा जाने वाला है इस मील वॉर्म का। मील वॉर्म के फ़ायदे बताए गए। सबसे पहला फ़ायदा प्रोटीन में बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, फैट फाइबर बहुत होता है। ओके, तो यहाँ पे यूरोप के अंदर पहला ऐसा इंसेक्ट होने वाला है जो कि भैया खाने की प्लेट में आने वाला है कुछ आने वाले सालों में। ओके, नाउ बढ़ते हैं फोर्थ आर्टिकल की तरफ, और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई मिलेट्स के बारे में। अब मिलेट्स देखो एक तरीके से बाजरा को भी बोला जाता है। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें अनाज, कोई सा भी अनाज उसको भी मिलेट बोला जाता है। तो बेसिकली अनाज के बारे में बात हो रही है। जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसका नाम है एपेडा, इसने एसोसिएशन एक कोलैबोरेशन करा किसके साथ, आंध्र प्रदेश ड्राफ्ट मिटिगेशन प्रोजेक्ट एडीपीएमपी के साथ। अब इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइज कर दिया है वर्चुअल बायर सेलर मीटिंग। ठीक है, यानी खरीदने वाले और बेचने वाले की मीटिंग इसको आप कह सकते हो सेट करी गई विद मिलेट एक्सपोर्टर्स। जो भी मिलेट एक्सपोर्टर हैं, जो भी अनाज के एक्सपोर्टर हैं, उनके साथ यहाँ पर बायर सेलर की मीटिंग को अरेंज करा गया। नाउ बात करते हैं मिलेट की। तो मिलेट एक कॉमन टर्म है जो कि छोटे छोटे बीज होते हैं, किस चीज़ के, अनाज के छोटे छोटे बीज को खासकर मिलेट बोला जाता है। ओके, तो ये न्यूट्री सीरियल्स होते हैं जैसे कि सोरगम, पर्ल मिलेट होता है, रागी स्मॉल मिलेट होता है, फॉक्सटेल मिलेट होता है, प्रोजो मिलेट। ठीक है, ये सब अलग अलग नेम्स हैं। तो मिलेट्स क्या है, बेसिकली सीरियल क्रॉप्स है, अनाज के दाने हैं, और उसके बाद करें तो छोटी छोटी बीज हैं अनाज की, जो कि हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इन सभी बीज के अंदर। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये मिलेट्स के बारे में हम लोगों ने अभी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो काफ़ी यहाँ पे मिलेट सेक्टर है उसको बढ़ावा देने चाहती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिलेट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने की बात करी जा रही है। बोला ये जा रहा है पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट्स एंड मिलेट प्रोडक्ट्स सॉरी एंड दी फोकस गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिलेट सेक्टर। जो भी ये मिलेट सेक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करने वाली है, और ये सब किसके साथ मिलकर होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इसमें शामिल होगा। उसके बाद मिलेट सेक्टर को पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा और मिलेट्स को एक्सपोर्ट करा जाएगा। पहले हम लोग कम एक्सपोर्ट करते थे, नाउ हम लोग फिर उसके बाद ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे IIMR की बारे में बात हुई थी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ये एक एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें आप कह सकते हो रिसर्चेस होती हैं बहुत सारी मिलेट्स के ऊपर, और खासकर अगर हम बात करें ये लोकेटेड है एट राजेंद्र नगर, हैदराबाद, तेलंगाना में। ओके, तो ये जो IIMR है, ये आप कह सकते हो वर्क करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ, और इसको खोजा गया था 1958 में अंडर दी प्रोजेक्ट ऑन इंटेंसिफाइड रिसर्च। देखो जब एक प्रोजेक्ट चल रहा था, यानी रिसर्च चल रही थी कॉटन ऑयल सीड के ऊपर, तभी यहाँ पर इस बॉडी को भी फाइंड आउट करा गया था। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का 6th आर्टिकल है मे बी। यहाँ पर बात करी गई इंडिया और यूएई के बीच में MOU को साइन करा गया। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को लेकर, टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर। तो भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों मिलकर काफ़ी सारी चीज़ों में मिलकर काम करने वाले हैं। तो ये जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव करा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ के ऊपर, साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन। किस किस के बीच में, नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया और यूएई के बीच में ये कोऑपरेशन हुआ है। अब मतलब कि ये लोग किस किस फील्ड में काम करने वाले हैं। देखो इससे क्या होगा, ये दोनों मिलकर सबसे पहले तो रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग, कंसल्टेशन, बहुत सारे क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन सर्विस के ऊपर काम करेंगे, सैटेलाइट डेटा के ऊपर काम करेंगे। फिर आपस में मिलकर ये काम करेंगे कि किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन को फोरकास्ट करा जाए, यानी कि जो भी साइक्लोन आने वाला हो उसका अंदाजा कैसे लगाया जाए, इसके ऊपर काम करेंगे दोनों मिलकर। फिर इंडिया और यूएई मिलकर दूसरी चीज के ऊपर काम करने वाले हैं, वो क्या है, सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, यानी कि ये सपोर्ट करेंगे एक ऐसा सेंटर बनाने के लिए जिसमें सुनामी को फोरकास्ट करा जाए, यानी कि सुनामी आने से पहले एक अर्ली वार्निंग मिल जाए और उसका अंदाजा लगाया जाए कि भयानक सुनामी आने वाली है, जिससे कि लोगों की जान भी बचाई जा सकती है और नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल सेम पॉइंट है पीछे की तरह। और फिर उसके बाद इन दोनों ने डिसाइड किया है सेस्मोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, यानी कि अर्थक्वेक से लेकर काम करेंगे कि सेस्मोलॉजी के बाद जो कांपने का, आप कह सकते हो कांपना जिसे कहते हैं, सेस्मोलॉजी देखने को मिलती है, उसकी बेसिस पे सुनामी जो है सुनामी आप कह सकते हो जनरेट हो जाती है।
सुनामी की वेव्स देखने को मिलती हैं। तो इसके ऊपर भी ये दोनों मिलकर इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स काम करेंगे कि किस तरीके से इनको टैकल करा जाए और पहले से ही एक अंदाजा लगा लिया जाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। उसके बाद लास्ट में ये लोग दोनों मिलकर काम करने वाले हैं जो सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, धूल आप कह सकते हो, आंधी धूल धूल वाली जो उस डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, खूब तगड़ी आंधी सी होती है, धूल भरी आंधी, उसका इसकी एक अर्ली वार्निंग यहाँ पे डिसाइड करी जाएगी, यानी कि उसका भी एक अंदाजा लगाया जाएगा कि हाँ भाई आंधी आने वाली है। तो मिलकर ये दोनों खूब सारा काम करने वाले हैं, खासकर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में क्लाइमेटिक कंडीशंस के बीच में यहाँ पर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा इस वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी आ रहा होगा, प्रेस करके आप लोग प्रेस ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो फिर आपके पास कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो गाइस मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिला हुआ है आप लोगों को, लिंक को आपको क्लिक करके जाकर वो चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।